protecting the rights of Dalits and Adivasis. In addition to policies, our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉलिसीज के बारे में समझा था। एग्जाम्पल हमने जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका लिया था कि उसके थ्रू किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पॉलिसीज का ही इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इनके अलावा कुछ लॉज भी हैं जिनको की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। Let us read the following case study adopted from a real life account to understand how Dalits use the protection that laws provide. तो इसमें हम अब एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि रियल लाइफ अकाउंट से है, मतलब कि रियल जो केस हैं उनसे रिलेटेड ये केस स्टडी है। और इस केस स्टडी के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दलित्स किस तरीके से उन लॉज का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। The villagers of Jamalgarh are gearing up for a big festival. तो जमालगढ़ जो विलेज है उसके सभी लोग जो हैं एक फेस्टिवल होने वाला है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल उनके गांव में होने वाला है और उस फेस्टिवल के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। Once in 5 years, the local deity is honored and priests from 20 neighboring villages come for this 5-day event. तो ये जो बिग फेस्टिवल है ये 5 साल में एक बार बनाया जाता है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोकल डेटी है, मतलब कि उनके जो लोकल देवी देवता हैं उनको ऑनर किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और आसपास के 20 गांवों में से जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं इस 5 डे के इवेंट के लिए। मतलब ये जो पूरा फेस्टिवल है ये 5 दिन तक चलता है और इसके लिए आसपास के 20 गांव के जो पुजारी हैं वो साथ आते हैं। The ceremony begins with a member of the Dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this. तो ये जो पूरी सेरेमनी है, जो बड़ा फेस्टिवल है, वो शुरू कैसे होता है कि एक पर्सन जो कि दलित कम्युनिटी का होता है वो इन सभी पुजारियों के पैर धोता है और पैर धोने के बाद जो पानी बचता है, मतलब जो भी पैर धोने से पानी इकट्ठा हुआ उससे फिर वो नहाता है जो दलित पर्सन है। इन जमालगढ़ द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू द रत्नाम्स फैमिली। जमालगढ़ में ये जो काम है, ये जो प्रीस्ट के पैर धोने का काम जो लोग करता है वो पर्सन रत्नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। रत्नाम के फादर और उनके ग्रैंडफादर ने भी ये जो सेम टास्क है वो किया है। दो they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as a great honor bestowed on them on this special occasion. अब वैसे तो कभी दलित कम्युनिटी को कभी मंदिर में घुसने भी नहीं दिया, बट इस फेस्टिवल के टाइम पे ये जो उन्हें टास्क करने के लिए कहा जाता है कि पुजारियों के पैर धोना और फिर उसी पानी से नहाना, तो इस चीज को एक तरीके से ऐसे देखा जाता है कि वो दलितों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। नाउ इट वॉज रत्नाम्स टर्न। अब रत्नाम के पापा ने ये काम किया, रत्नाम के दादाजी ने ये काम किया, तो अब बारी थी रत्नाम की ये काम करने की। रत्नाम वॉज फुल ऑफ 20 years, all of 20 years studying engineering in a nearby college. He refused to perform the ritual. अब जो रत्नाम था वो 20 साल का हो चुका था और रत्नाम जो है वो एक पास ही के कॉलेज में वहां से इंजीनियरिंग कर रहा था। तो रत्नाम ने क्या किया, इस रिचुअल को परफॉर्म करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं ये जो रिचुअल है इसे नहीं करूंगा। He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalits. तो रत्नाम कहता है कि मुझे इस प्रैक्टिस में कोई भी फेथ नहीं है, कोई भी विश्वास नहीं है और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी ये रिचुअल इसलिए करने दी गई, मतलब एक तरीके से उस पर थोपा गया, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी मजबूर किया गया ये प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि हम दलित्स हैं। रत्नाम्स रिफ्यूजल angered both the powerful caste in the village and some families from his own community. अब जब रत्नाम ने ये रिचुअल करने से मना कर दिया तो इसकी वजह से, इस रिफ्यूजल की वजह से दोनों ही जो कम्युनिटीज थी, पावरफुल कास्ट हो गए जो ऊंची जाति वाले लोग थे और जो खुद रत्नाम के कम्युनिटी वाले लोग थे, जो दूसरे दलित लोग थे, वो दोनों ही लोग, मतलब पावरफुल कास्ट और रत्नाम की खुद की कम्युनिटी दलित जो है वो गुस्सा हो गए रत्नाम से। The powerful caste were shocked that such a young boy had the guts to refuse. अब जो पावरफुल कास्ट है वो गुस्सा करने लगी, वो हैरान रह गई कि इतना छोटा लड़का, सिर्फ 20 साल का लड़का, किस तरीके से, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि ये इस तरीके से मना कर रहा है। They believed that it was Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. तो ऊंची जाति वाले लोग क्या सोचते हैं कि ये जो रत्नाम पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, जो उसको एजुकेशन मिल रही है, उसकी वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई कि वो अपने आप को हमसे कंपेयर कर रहा है।
Those from Ratnam's own caste were fearful of angering the powerful. अब जो रत्नाम की खुद की कम्युनिटी वाले लोग थे वो डर रहे थे कि अब क्या होगा, रत्नाम ने तो मना कर दिया और इसके मना करने से जो पावरफुल कास्ट है वो गुस्सा हो गई, तो अब क्या होगा। Many worked on their fields as daily wage laborers. तो बहुत सारे जो रत्नाम की कम्युनिटी वाले लोग थे वो पावरफुल कास्ट वालों के जो खेत हैं उनमें एज डेली वेज लेबरर्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि मजदूरों की तरह वो उनके खेतों में काम करते हैं। If the dominant caste decided not to call them, then what would they earn? अब अगर इस पूरे इंसिडेंट की वजह से अगर जो डोमिनेंट कास्ट है, ऊंची जाति के लोग हैं, अगर उन्होंने दलित कम्युनिटी को अपने खेतों में बुलाने से मना कर दिया, उनको एक तरीके से काम देने से मना कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो क्या कमाएंगे, हाउ वुड दे सर्वाइव। तो फिर जो दलित लोग हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। They also declared that the wrath of local deity would strike them if they refused to give in. अब ऊंची जाति वाले लोगों ने क्या कहा कि अगर जो दलित हैं अगर वो ये रिचुअल नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो देवी देवता हैं, जो उनके डेटी हैं, उनका जो प्रकोप है वो सारी जो दलित कम्युनिटी है उसके ऊपर बरस जाएगा। Ratnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with them? तो फिर रत्नाम कहता है कि आज तक हम मंदिर में तो घुसे नहीं, तुमने हमें मंदिर में तो घुसने नहीं दिया, तो फिर हमसे जो देवी देवता हैं वो गुस्सा कैसे हो सकते हैं। The powerful caste decided to teach Ratnam a lesson. अब जो पावरफुल कास्ट है वो और ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि अब रत्नाम को सबक सिखाना पड़ेगा। His community was ordered to ostracize him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them. तो फिर पावरफुल कास्ट ने क्या बोला कि सभी जो गांव वाले हैं, सभी जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो रत्नाम और उसकी फैमिली को ऑस्ट्रासाइज कर दें। ऑस्ट्रासाइज मतलब एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दें, बॉयकॉट कर दें, मतलब कि कोई भी जो पर्सन है गांव में वो रत्नाम और उसकी फैमिली से बात नहीं करेगा, उनके साथ काम नहीं करेगा, उनके लिए कोई काम नहीं करेगा, दुकान पे अगर वो सामान लेने जाएंगे तो कोई उन्हें सामान नहीं देगा। तो इस तरीके से जो पावरफुल कम्युनिटी है उसने रत्नाम और उसकी फैमिली के खिलाफ क्या कहा कि इनको सब बॉयकॉट कर दो, बहिष्कार कर दो इनका। One night some man entered their part of the village and set his hut on fire. तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं उनके विलेज में घुसे और रत्नाम की जो हट थी, जो उसकी झोपड़ी थी, वहां पे आग लगा दी, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और जैसे तैसे रत्नाम जो है अपनी और अपनी मम्मी की जान बचा के वहां से निकला। Ratnam went to file a case in the local police station under the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. अब क्योंकि इतना कुछ हो रहा था, रत्नाम और उसकी फैमिली को बॉयकॉट कर दिया गया, उनकी जो झोपड़ी है उसमें आग लगा दी गई, तो रत्नाम जो है फिर उसने क्या किया, उसने पासी का जो पुलिस स्टेशन था वहां पे अपना जो FIR है वो फाइल कराने की सोची। किस एक्ट के अंडर, अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ होने वाली एट्रोसिटीज मतलब कि अत्याचारों से इनको बचाने का काम करता है, राइट। सो अदर दलित फैमिलीज स्टिल डिड नॉट come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out. अब रत्नाम के जो खुद के कम्युनिटी वाले लोग थे, दूसरे जो दलित लोग थे वो अभी भी डर रहे थे, वो ये इस खौफ में थे कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला, अगर वो पावरफुल कम्युनिटी के खिलाफ गए तो उनकी हालत भी सेम होगी जो कि अभी रत्नाम की हो रही है। The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village. अब जब ये केस जो है रत्नाम ने पुलिस स्टेशन में फाइल किया तो उसकी वजह से ये केस लोकल मीडिया के सामने आ गया, उसकी नज़रों में आ गया और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, जो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने जो रत्नाम की विलेज है उसमें विजिट किया, वहाँ पे बातचीत की, उनकी पूरी सिचुएशन जो है वो दिखाई। रत्नाम वॉज रिटन अबाउट एज अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। और अब जो मीडिया वाले लोग थे वो रत्नाम को दलित एक्शन के एक सिंबल की तरह दिखाने लग गए कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने कि दलितों के लिए आवाज उठाई है, अपने लिए स्टैंड लिया है। The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village. अब ये जो पूरी रिचुअल थी कि दलित कम्युनिटी का पर्सन प्रीस्ट के पैर धोएगा फिर उस पानी से नहाएगा, तो ये पूरी जो रिचुअल थी इसको तो बंद कर दिया गया था कि अब ये रिचुअल नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी जो रत्नाम और उसकी फैमिली है उसे गांव से निकलना जो है पड़ा। लोगों ने मजबूर कर दिया उनको गांव से निकलने में, क्योंकि उनका जो बॉयकॉट हुआ था वो अभी भी चल रहा था, लोग अभी भी उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो इस पूरी सिचुएशन की वजह से रिचुअल तो बंद हो गई, बट उन्हें अपना घर छोड़ के, अपनी जो जगह है उसको छोड़ के गांव से निकलना पड़ा। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि कबीर की बात की हुई है, जो क्योंकि कबीर जो हैं वो इस कास्ट सिस्टम के सख्त खिलाफ थे और वो इस चीज को लेकर जो आवाज है वो खुल के उठाते थे। सो यू मे हैव रेड कबीर्स पोएम इन योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स। तो हो सकता है आपने अपनी हिंदी की जो
बुक्स हैं उनमें कबीर के दोहे जो हैं वो सब सुना हो। कबीर वॉज अ 15th सेंचुरी पोएट एंड अ वीवर हु ऑल्सो बिलोंग टू द भक्ति ट्रेडिशन। तो कबीर जो है वो 15th सेंचुरी के एक पोएट हैं, कवि हैं, साथ ही साथ वो वीवर भी थे। फोटो में आप देख सकते हो कि वो इस तरीके से कपड़ा जो है वो बुन रहे हैं, तो वो बुनकर भी थे और वो भक्ति ट्रेडिशन से भी बिलोंग करते थे, राइट। कबीर्स पोएट्री स्पोक अबाउट हिज लव फॉर द सुप्रीम बीइंग फ्री ऑफ रिचुअल एंड प्रीस्ट। तो जो कबीर की कविताएं हैं वो किस बारे में बात करती हैं? वो ये कहती हैं कि जो सुप्रीम बीइंग है, मतलब एक तरीके से जो भगवान है, उनके प्रति कबीर जो है अपना प्यार जताते हैं, अपना लव जो है वो दिखाते हैं। और वो कहते हैं कि जो ये लव है सुप्रीम बीइंग के लिए, वो सभी रिचुअल्स और प्रीस्ट से मुक्त होना चाहिए। मतलब कि तुम भगवान से जो प्यार कर रहे हो उसमें किसी भी प्रीस्ट, किसी भी पुजारी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम करो, वही भक्ति है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज शार्प एंड पॉइंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ दोज ही सॉ एज पावरफुल। अब उनकी कविताओं में हमें उन लोगों का भी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा दिखेगा जो कि अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, जो कि कबीर समझते हैं कि बहुत ही पावरफुल हैं और दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के पावरफुल लोगों के लिए जो कबीर की पोएम्स हैं उनमें काफी क्रिटिसिज्म देखने मिलता है, काफी निंदा देखने मिलती है। कबीर अटैक्ड दोज हु अटेम्प्टेड टू डिफाइन इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज। तो कबीर ने अपने पोएम्स के थ्रू उन लोगों पे भी निशाना साधने की कोशिश की है, उन पे भी गुस्सा दिखाया है जो कि लोगों को उनके रिलीजन मतलब कि उनके धर्म और कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर डिफाइन करते हैं, उनसे उन्हें जज करते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इन हिज व्यू every person had the ability to reach the highest level of spiritual salvation and deep knowledge within themselves through their own experience। तो कबीर का ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने की एबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है। मतलब कि वो अपनी डीप नॉलेज, अपना जो भी उसको नॉलेज है, ज्ञान है, उसके मदद से, साथ ही साथ अपनी खुद के एक्सपीरियंस के मदद से वो स्पिरिचुअल सेल्वेशन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकता है। His poetry brings out the powerful idea of the equality of all human beings and their labor। तो जो कबीर की पोएम्स हैं उनमें किस बात पे गौर किया जाता है कि सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल हैं और उनका जो लेबर है, जो वो मेहनत कर रहे हैं, उसकी भी एक समान वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन मेहनत कर रहा है तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है कि हाँ भाई वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट दूसरा सेम मेहनत कर रहा है बट उसको तुम कहो कि अरे ये क्या बात हुई, राइट। तो मतलब कि सबके जो लेबर है उसकी इक्वालिटी भी होनी चाहिए, सभी लोग जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। He writes about valuing the work of the ordinary potter, the weaver and the woman carrying the water pot। तो जो कबीर हैं वो कहते हैं कि सभी लोगों के काम की वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नॉर्मल पॉटर हो जो मटका बना रहा है, कुम्हार है, राइट, चाहे कोई भी बुनकर है, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन जो भी वो काम कर रहा है उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। Labor that in his poetry becomes the basis of understanding the entire universe। तो उनकी पोएम्स में क्या होता है कि जो लेबर है, जो मेहनताना है, जो मेहनत है, वो पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक बेसिस है, राइट। His direct courageous challenge inspired many and even today Kabir's poetry is sung and appreciated by Dalits, marginalized groups and those critical of social hierarchies in UP, Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, Bengal, Bihar and Gujarat। तो जो कबीर की पोएम्स हैं उन्होंने काफी सारे लोगों को इंस्पायर किया है और आज भी जो ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे कास्ट सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो कि कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस तरीके के सभी जो लोग हैं वो कबीर की पोएम्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गाते हैं, राइट। और मेनली इन एरियाज में कबीर की जो पोएम्स हैं वो गाई जाती हैं। सो इस वीडियो में हमने एक केस स्टडी पढ़ी, एक तरीके से कहानी सुनी जिसमें कि किस तरीके से जो रत्नाम है और उसकी फैमिली है उनको एक बहुत ही बेकार रिचुअल करने पे मजबूर किया जाता था, बट उस रिचुअल को करने के लिए रत्नाम ने मना कर दिया और उसके साथ बहुत फिर जो दूसरी कम्युनिटी है, जो पावरफुल कम्युनिटी है, उन्होंने गलत किया। और इसमें एक एक्ट का नाम आया था जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का। तो ये एक्ट क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।